नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 5 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, सभी जानकारियों को हासिल करेंगे विस्तृत रूप से। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, जिनको OROP3 का फायदा नहीं मिला वो अब क्या करें। देखें, PCDA ने लेटर भेजा। जी हां दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं, चाहे आप CPPC से पेंशन ले रहे हैं, चाहे आप स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको OROP3 का रिवीजन नहीं मिला। अब जिनके पेंशन में बढ़ोतरी ही नहीं है वो तो अलग चीज है, वो पेंशन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में है, या कुछ पेंशनर्स जिनको लागू नहीं है, जैसे कि PMR रिटायरी हो गए या तो रिजर्विस्ट पेंशनर हो गए, उनको तो लागू ही नहीं है, उनको नहीं मिल रहा है, वो अलग बात है। लेकिन जिनको लागू है, जिनको OROP3 के तहत पेंशन में बढ़ोतरी भी है, लेकिन उनको बढ़ा हुआ पेंशन अभी तक नहीं मिला है। नवंबर का पेंशन आ चुका है खाते में, लेकिन फिर भी OROP3 लागू होकर नहीं मिला है। उनको अभी क्या करना चाहिए दोस्तों? उनको CP ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना चाहिए, और CP ग्राम्स में जब आप ग्रीवेंस डालेंगे तब PCDA या रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से लेटर निकाला जाएगा CPPC के लिए या स्पर्श के लिए, तब जाकर के आपका रिवीजन होगा। और हालांकि बता दूं कि उनमें से बहुत सारे पेंशनर्स का रिवीजन चल रहा है, जिनका स्पर्श में माइग्रेटेड है पेंशन, उनका रिवीजन अभी भी चल रहा है, उनको धीरे धीरे मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको CP ग्राम्स में ग्रीवेंस डाल देना चाहिए। इसके ऊपर एक PCDA ने लेटर जारी किया है, उसको देखते हैं दोस्तों। PCDA का 12 नवंबर का यह लेटर देखिए, जो CPPC को भेजा गया है, और PCDA ने यह लेटर OROP3 का रिवीजन के संदर्भ में भेजा है। आप यहां पर अगर देखेंगे तो इसका हेडिंग में आपको यहां पर दिखेगा दोस्तों कि द अबव नेम्ड पेंशनर हैज कंप्लेंट टू दिस ऑफिस दैट हिज पेंशन हैज नॉट बीन रिवाइज्ड इन टर्म्स ऑफ द ऑफिस सर्कुलर नंबर 677 डेटेड 6 सितंबर 2024 OROP3। तो अभी PCDA लेटर निकालना शुरू कर दिया है। CPPC को अभी हाल फिलहाल में लेटर भेजा गया है कि अभी तक आपने OROP3 का रिवीजन नहीं किया है, पेंशनर का ये शिकायत आया है, तो आप इस मैटर को देखते हुए इन दिस कनेक्शन यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर एंड रिवाइज हिज पेंशन अकॉर्डिंग टू रैंक ग्रुप एंड क्वालिफाइंग सर्विस नोटिफाइड इन द अबव PPO एंड मेक पेमेंट ऑफ एरियर्स इफ नॉट पेड अर्लियर आफ्टर वेरीफाइंग योर रिकॉर्ड्स। यानी कि दोस्तों अभी OROP3 का रिवीजन लेने के लिए भी पेंशनर जब ग्रीवेंस डाल रहे हैं, तो इस तरीके से PCDA द्वारा CPPC को, बैंक को या स्पर्श के भी कंसर्न जो सेक्शन है उनको इस तरीके से PCDA लेटर निकालना शुरू कर दिया है। जब ग्रीवेंस डाला जाता है तो इस तरीके से PCDA या रिकॉर्ड ऑफिस जब लेटर भेजेगा तब जाके आपका रिवीजन जल्दी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2025 से कितना होगा DADR का परसेंटेज? 53% से बढ़ करके 56 या 57 आज आंकड़े। जी हां दोस्तों, आज 30 नवंबर 2024 है और महीने के आखिरी दिन को पिछले महीने के महंगाई के आंकड़े आते हैं दोस्तों। वैसे तो बता दूं कि महंगाई में काफी उछाल है। अक्टूबर महीने का महंगाई हमने पिछले दिनों देखा था कि जो खाद्य महंगाई है पिछले 14 महीने के सबसे ऊपरी स्तर पर थे, लेकिन बावजूद इसके AICPIN के आंकड़ों में DA बढ़ोतरी करने वाले आंकड़े नहीं आते। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है कि सरकार ने जो महंगाई के आंकड़े निकालने वाला कैलकुलेशन के फॉर्मूले में परिवर्तन कर दिया, जैसे कि खाद्य महंगाई का दर का इफेक्ट कम कर दिया, उसमें उसका जो वेटेज है उसको कम कर दिया। इसी तरीके से और भी चीजें हैं जिनमें से किसी चीज का वेटेज कम किया है, किसी चीज का बढ़ा दिया है। तो उस वजह से हमारा जो महंगाई भत्ता है, महंगाई बढ़ोतरी के साथ, खास करके खाद्य महंगाई के साथ महंगाई भत्ते का ताल्लुक होना चाहिए, लेकिन खाद्य महंगाई बढ़ भी जाता है फिर भी महंगाई भत्ता नहीं बढ़ता। तो आज दोस्तों AICPIN के अक्टूबर महीने के आंकड़े आएंगे, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब हमारा 53% तो इंप्लीमेंट हो गया, 53% के हिसाब से हमें पेंशन नवंबर का मिल भी चुका है, लेकिन अब जनवरी 2025 से हमारा जो DADR का परसेंटेज 56 होगा या 57 होगा? आपका क्या मानना है? मेरा तो मानना ये है दोस्तों, क्योंकि पिछले महीने के सितंबर तक के जो आंकड़े हैं वो इसी ओर इशारा करते हैं। अब आगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने के आंकड़े में बहुत ज्यादा उछाल हो तभी जाकर के ये 57 पहुंच सकता है, नहीं तो मेरा मानना 56% है। आप क्या मानते हैं जरा कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। नवंबर के पेंशन के साथ ही 4,73,661 का एरियर आया खाते में, वह डबल खुशखबरी। जी हां दोस्तों कल 29 नवंबर को सभी पेंशनर्स को, लगभग सभी को नवंबर महीने का पेंशन
53% डीआर के रेट में मिल गया। कुछ को OROP3 लागू होके मिला, कुछ को बिना OROP3 के, लेकिन 53% डीआर के हिसाब से आपका पेंशन, हमारा पेंशन खाते में आ गया। तो ऐसे में जिस समय में सुबह हम पेंशन का इंतजार कर रहे थे कि सुबह हमें पेंशन क्रेडिट होगा, उससे ठीक पहले पहले आपके खाते में अगर 4,73,661 रुपए पेंशन आ जाए, पहले एरियर आ जाए, उसके बाद फिर नवंबर महीने का भी पेंशन आ जाए, तो कितनी खुशी होगी पेंशनर को, डबल खुशखबरी होगी ना दोस्तों। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको अपना हक, अपना एंटाइटलमेंट पता नहीं रहता है, या पता रहते हुए भी क्या करना है, कैसे कार्रवाई करना है, किसको गुहार लगाना है, पता नहीं रहता। लेकिन दोस्तों, सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद बहुत सारे पेंशनर्स ने अपना हक हासिल किया है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं। सबसे पहले मैं आपको ये सामने पीपीओ देख पा रहे हैं, जो कि एक नायक वाई ग्रुप के पेंशनर का पीपीओ है, जो कि 28 फरवरी 2006 के रिटायरी हैं। देखिए, 28 फरवरी 2006 के रिटायरी हैं। इनको एमएससीपी लागू था, हवलदार रैंक का, लेकिन नहीं मिला था। अब देखिए, ये पीपीओ जारी हुआ सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद, सही कार्रवाई करने के बाद। और उनका अगर आप यहां पर देखेंगे तो 2009 से लेकर के अभी तक का पूरा पेंशन को रिवाइज करके ये पीपीओ जारी किया गया। और इसका अगला पेज में मैं आपको दिखाऊंगा। अगला पेज अगर देखेंगे तो जो कोरिजेंडम डिटेल्स, यानी कि पहले क्या था और बाद में नया वैल्यू क्या बनाया गया, वो पूरा डिटेल्स के साथ इस पीपीओ को पीसीडीए ने जारी किया। नो एमएससीपी से हवलदार ग्रेड का एमएससीपी भी लागू किया गया, आप देखिए। लेकिन इस पीपीओ का जारी होने का आप अगर डेट देखेंगे दोस्तों, तो ये 8 अगस्त 2024 को ही ये पीपीओ जारी हो चुका था। लेकिन फिर भी इस पीपीओ के तहत जो एरियर पेंशनर का बंद रहा था, उसका भुगतान पेंशनर को नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर से सैनिक पाठशाला से गाइडलाइन लेके जब पेंशनर ने कार्रवाई किया, तो कल यानी कि 29 नवंबर को पेंशनर के खाते में 4,73,661 रुपए का एरियर मिला। ये जो एरियर का देख पा रहे हैं आप मैसेज, और एरियर मिलने के साथ साथ उनको नवंबर महीने का पेंशन भी मिला। तो कल उन पेंशनर को डबल खुशखबरी मिली दोस्तों, डबल बढ़ोतरी मिली थी। अब पेंशनर ने एक छोटा सा वीडियो मैसेज भेजा है, उसको देखते हैं। मैं नायक नरेंद्र बेहरा 22 साल 26 दिन की सर्विस किया। 28 फरवरी 2006 को रिटायर हुआ था, और तब से अब तक मैं इसके बारे में कुछ मुझे पता नहीं था। लेकिन आपका यूट्यूब देखकर मैं कार्रवाई किया, और मुझे आज जो है इसका क्रेडिट 4,37,661 रुपया मेरा अकाउंट में क्रेडिट हो गया। सैनिक पाठशाला को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यूट्यूब देखकर मैं जो है एमएससीपी के लिए कार्रवाई किया। तो आप सबने देखा दोस्तों, नरेंद्र बेहरा जी को जिस तरीके से सही जानकारी और सटीक कार्रवाई का फायदा मिला, आप भी सही जानकारी रखिए, सटीक कार्रवाई कीजिए और आपका हक हासिल कीजिए। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 सीपीसी का रिवीजन अभी भी नहीं हुआ है, अजीब और गरीब दलील दिया पीसीडीए ने। जी हाँ दोस्तों, जब मैं ऐसी चीजें मेरे पास आती है तो मैं भी ताज्जुब रह जाता हूं दोस्तों, कि 2016 से जो सीपीसी लागू है, यानी कि 7वां पे कमीशन, उसका रिवीजन अगर अभी तक भी ना हुआ हो तो आप क्या सोचेंगे, क्या मानेंगे कि क्या हो रहा है। पीसीडीए द्वारा रिवीजन नहीं किया गया, उसका एक बकायदा उन्होंने जवाब भी दिया है। लेकिन जवाब किस तरीके से दिया है, ये जो लेटर आप पीसीडीए का सामने देख पा रहे हैं दोस्तों, इस लेटर को पीसीडीए ने सीपीपीसी को भेजा है। 6 नवंबर 2024 का लेटर है। और देखिए लेटर का आप देख पाएंगे 7वें पे कमीशन से जुड़ा हुआ ये लेटर है। 7वां पे कमीशन का रिवीजन इन पेंशनर को दिया ही नहीं, अभी तक भी 7वां पे कमीशन का रिवीजन नहीं मिला है। आप यहां पर डिटेल्स में देखेंगे लेटर को, अगर वीडियो को पॉज करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आपको मैं नीचे वाला पोर्शन आपको समझा देता हूं, इसमें लिखा क्या हुआ है। बट इन व्यू ऑफ 7 सीपीसी रिकमेंडेशन वेयर इन मिनिमम रेट ऑफ पेंशन फैमिली पेंशन कैन नॉट बी लेस देन ₹9,000 per month. You are requested to make payment of ₹9,000 per month to the family pensioner till corrigendum PPO not issued by this office. यानी कि दोस्तों एक ताज्जुब सी बात है कि 7वें पे कमीशन का रिवीजन नहीं दिया गया। उनको मिनिमम कम से कम भी 9,000 रुपए था फैमिली पेंशन या पेंशन होता है 7वें पे कमीशन के बाद, लेकिन उनका पेंशन उससे भी कम है। तो अभी सीपीपीसी को पीसीडीए ये बोल रहा है कि 9,000 रुपए तो कम से कम देना शुरू कर दीजिए, जब तक हम कोरिजेंडम पीपीओ जारी करेंगे फिर उनका रिवाइज कर देना, अभी फिलहाल 9,000 देना शुरू कर दीजिए। तो देखिए अजीबो गरीब टाइप का ये जवाब है पीसीडीए का,
और जो रीजन बताया गया ऊपर अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो रीजन भी किसी ने डाटा शीट नहीं भेजा, इस वजह से हम जो है पीपीओ जारी नहीं कर पाए, 7वां पे कमीशन नहीं दे पाए, इस तरीके का यहाँ रीजन दिया गया जो कि बेहद दुखदायी है, जो कि बेहद एक सोचने वाली एक चिंताजनक बात है कि अभी तक भी 7वां पे कमीशन का रिवीजन पेंशनर्स को नहीं मिला है। तो ऐसे बहुत सारे पेंशनर होंगे, आपके आसपास में भी ऐसे कोई पेंशनर हो तो उनको भी जगाइए, सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डलवाइए ताकि उनका हक का पैसा, 7वां पे कमीशन का पैसा उनको मिल सके। तो इस तरीके के केस भी सामने आते हैं तो बड़ा ताज्जुब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। एफएमए हर महीने 3000 बढ़ोतरी का प्रपोजल, पेंशन मंत्रालय का लेटर देखें। जी हाँ दोस्तों एफएमए अभी जो है 1000 रुपए हर महीने पेंशनर को मिलता है। जो ईसीएचएस की सुविधा नहीं लेते उनको एफएमए मिलता है, तो उसको बढ़ोतरी करा करके 1000 से बढ़ा के 3000 करने का जो प्रपोजल था वो 2022 में ही चला था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 2022 में मीटिंग हुई थी सरकार के साथ। उस मीटिंग में सरकार ने बोला था कि ये विचाराधीन है, हम डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से बातचीत करके ये बढ़ोतरी के ऊपर कुछ ना कुछ फैसला लेंगे, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई भी ठोस कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं हुई है। इससे जुड़े हुए कुछ दस्तावेज हैं, उनको देखते हैं। दोस्तों भारत सरकार से जब राज्यसभा में एफएमए के बारे में सवाल पूछा गया था तो भारत सरकार ने यह जवाब दिया था। देखिए राज्यसभा का सवाल जवाब का यह ब्यौरा है जिसमें पेंशन मंत्रालय ने पूछे गए एफएमए से जुड़ा हुआ सवाल का जवाब दिया था। अब इस जवाब में भारत सरकार ने क्या कहा था, देखिए पहले तो एफएमए को किस तरीके से लागू किया गया वो बताया गया, उसके बाद एफएमए कब लागू हुआ था, कितना कितना कब कब बढ़ोतरी हुई, उसका ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। देखिए 1997 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो 100 रुपए हर महीने मिलता था, फिर 2008 में इसको बढ़ा करके 300 रुपए किया गया, फिर 2014 में इसको बढ़ा के 500 किया गया और 1 जुलाई 2017 में अभी बढ़ोतरी होकर के लेटेस्ट जो रेट है 1000 रुपए इसको किया गया, जो कि जुलाई 2017 से मिल रहा है। इसके बाद भी दोस्तों बहुत सारे रिक्वेस्ट रिप्रेजेंटेशन गए हैं जो पेंशनर्स संस्थाओं द्वारा और बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा दिए गए हैं। इसके ऊपर मीटिंग्स भी हुए हैं दोस्तों। जो एफएमए को बढ़ा करके 1000 से 3000 करने का जो प्रपोजल है, इसका बकायदा जो पेंशन मिनिस्ट्री है उसके साथ मीटिंग भी हुआ है। तो उस मीटिंग का जो ब्यौरा था उसको भी मैं दिखाना चाहूंगा। चलिए मीटिंग में भारत सरकार की तरफ से क्या उसका स्टेटस बताया गया था उसको समझते हैं। दोस्तों ये पेंशन मंत्रालय ने ही जानकारी दी है, जो पेंशनर एसोसिएशन है उनको भेजा था, और ये 32 जो मीटिंग चली थी, 32 से नंबर जो मीटिंग था, उस मीटिंग में एफएमए जो बढ़ोतरी एफएमए का कराना था उसको लेकर के क्या इसमें हुआ था वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या उसमें आखिर प्रोग्रेस क्या निकाला गया था। ये देखिए एनाउंसमेंट ऑफ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, इसको लेकर के द एक्स डिफेंस एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन बालासोर मेंशन्ड दैट फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस एफएमए ₹1000 per month to pensioners residing in non CGHS या ECHS areas is insufficient for purchase of medicine every month as the cost of medicine has increased manifold after COVID-19. A request was made to increase the amount of FMA। यानी कि कोविड के बाद जो दवाइयों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है तो एफएमए को 3000 रुपए करना चाहिए, ऐसा एक प्रपोजल दिया गया था। तो सरकार की तरफ से उसमें डिस्कशन क्या हुआ था, देखिए डिस्कशन क्या हुआ था। जेएस पेंशन यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी पेंशन, जो कि भारत सरकार के नुमाइंदे थे, उन्होंने क्या कहा था, ज्वाइंट सेक्रेटरी पेंशन डीओपीपीडब्ल्यू इन्फॉर्म्ड दैट अ प्रपोजल टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस इज अंडर कंसिडरेशन। यानी कि एक प्रपोजल फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को बढ़ाने के लिए अंडर कंसिडरेशन में है, बेस्ड ऑन द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट्स। Financial implications on the proposal are being worked out and a reference will be made to Department of Expenditure shortly। यानी कि ये प्रपोजल अभी विचाराधीन है और इसको छानबीन करके बाकी मिनिस्ट्रीज के साथ डिस्कशन करके डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को भेज दिया जाएगा। अभी भी सरकार ने एफएमए 1000 रुपए से 3000 रुपए बढ़ाने का कोई भी ठोस डिसीजन नहीं लिया है। तो ऐसे में हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि कोविड के बाद जो दवाइयों का खर्चा है सही में बढ़ गया है, वो 1000 रुपए का जो हर महीना मिलता है उससे उन दवाइयों का खर्चा पूरा होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। 1000 रुपए में तो अगर सच कहें तो 10 दिन का दवाई भी मिलना मुश्किल है। तो ऐसे में अब सरकार को संजीदगी से इस मुद्दे को लेते हुए एफएमए का रेट 1000 से बढ़ा करके 5000 रुपए करना चाहिए, 3000 नहीं। अब बहुत देर हो चुका है और दवाइयों का अभी कीमत बहुत ज्यादा है, तो कम से कम 1000 से 5000 रुपए सरकार को एफएमए की बढ़ोतरी करानी चाहिए। और इसको लेकर के जो हमारे पेंशनर संस्थाएं उनको भी सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा
क्योंकि प्रपोजल सिर्फ लेने से 2022 का प्रपोजल आपने देखा, सिर्फ प्रपोजल लेने से नहीं चलेगा और सरकार के ऊपर जब दबाव बनाया जाएगा तभी जाकर के सरकार इन विषयों के ऊपर विचार विमर्श करेगी और इनको लागू करेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी देगा आज से सरकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।